नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप पर बुधवार को देर रात अखिलेश यादव एयर स्ट्रिप पर पहुंचे, जहां उन्होंने कूरे भार ब्लॉक के अरवलकिरी स्थित एयर स्ट्रिप पर समर्थकों का हुजूम भी उमड़ पड़ा। तय कार्यक्रम से 10 घंटे विलंब से होने के बावजूद अखिलेश यादव के लिए भीड़ वहां पर जमा रही। उन्होंने कहा कि हमने जो कर दिखा वो लोग अब कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टियों से 5 साल पीछे हैं। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने आगे कहा कि यहाँ सड़क जहां पर हम और आप खड़े हैं, ये एक्सप्रेसवे किसने बनाया है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। जो काम समाजवादियों ने 5 साल पहले किया था, सड़क पर हवाई जहाज उतारने का काम अब भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मैंने जिस वक्त शिलान्यास किया था, याद करना, उस वक्त मैंने कहा था कि जितनी रफ्तार बढ़ा देगा उतनी ही अर्थव्यवस्था भी तेजी से भागेगी। समाजवादी पार्टी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक्सप्रेसवे बनवाया था। और ऐसे में अखिलेश ने आगे ये भी कहा कि अमेरिका जैसा देश, जो एक ताकतवर देश है, वहां भी यही कहा जाता है कि सड़कों ने अमेरिका बनाया है और सड़कों की वजह से आज उसकी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था खड़ी हुई है। अखिलेश ने किसानों से कहा कि ये शहरों और गांवों को जोड़ने वाली सड़क, इसके किनारे मंडी बनाने का हम काम करेंगे, जिससे किसानों की पैदावार को सही मूल्य मिल जाए। उन्होंने ये भी कहा कि आपके आसपास चीनी मिल है और अभी तो आपको कई बार इंतजार करना पड़ता है और आपके गन्ने का पैसा अकाउंट में कब आएगा। लेकिन ये समाजवादी लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप दिया था। मैं वादा करके जा रहा हूं कि गन्ना किसानों से ये वादा है, जैसे ही आपका गन्ना चीनी मिल से जाएगा वैसे ही आपका पैसा अकाउंट में आ जाएगा। बीजेपी पर तंज कसते हुए उन्होंने आगे ये भी कहा कि ये झूठ बोलने वाले और किसानों पर जीप चढ़ाने वालों से सावधान रहने का काम करना है। और उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए बीजेपी जोर शोर से जुटी हुई है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी की अहम बैठक भी होने जा रही है। इस बैठक में पार्टी के चुनावी अभियान, पार्टी के कार्यक्रमों और मुद्दों पर उनके आधार पर विचार और प्रचार की अभियान को रणनीति बनाई जाएगी। ऐसे में बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के अलावा संगठन महामंत्री बीएल संतोष, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह और यूपी के बीजेपी की अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल के साथ संघ के नेता भी शामिल होंगे। इससे पहले कल राजधानी दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया था। कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए 70 सालों तक देश की सत्ता पर काबिज रहने के बावजूद कांग्रेस ने लोगों को सशक्त करने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शौचालय, बिजली और स्वास्थ्य जैसी योजनाओं का लाभ देकर लोगों का सशक्तिकरण किया है। नड्डा ने कहा कि मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की ओर से चलाए गए शौचालय निर्माण कार्य के लिए और ज्वाला और आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से लोगों का स्वाभिमान जागृत हुआ है, उन्हें मजबूत बनाया गया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के 4 विधान परिषद सदस्यों ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया है। ऐसे में प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने बताया है कि सपा के विधान परिषद सदस्य रविशंकर सिंह पप्पू, नरेंद्र सिंह भाटी, सीपी चंद और रमा निरंजन ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। इस मौके पर प्रदेश के दोनों ही उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा और पार्टी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। कभी राहुल गांधी के खिलाफ पर्चा भरकर सोनम किन्नर चर्चा में आई थी और आज योगी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। यूपी सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन कर दिया है, जिसमें सोनम किन्नर को उपाध्यक्ष बनाया गया। सीएम योगी इस बोर्ड के अध्यक्ष हैं और साथ ही सोनम किन्नर के उनका कहना है कि मुझे भाजपा ने सोच से ज्यादा दिया है, अब पूरी जिंदगी पार्टी और अपने समाज की सेवा करूंगी। साथ ही सोनम ने अखिलेश यादव को श्राप देते हुए कहा कि यूपी में कभी भी अखिलेश यादव की सरकार नहीं बनेगी। वो जहां से चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो मैं अखिलेश के खिलाफ चुनाव लड़ूंगी। पूरा किन्नर समाज भाजपा के साथ है और एक बार फिर यूपी में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। बता दें कि करीब 3 महीने पहले सोनम किन्नर ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया था। सोनम ने कहा कि यूपी में करीब 5 लाख किन्नर हैं, हम सभी किन्नर हल्दी और चावल लेकर घर घर जाएंगे। प्रदेश में किन्नरों के साथ अन्याय हो रहा था, लेकिन योगी सरकार ने किन्नर बोर्ड का गठन करके साबित कर दिया है कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। सोनम किन्नर आश्रम सुल्तानपुर की
पीठाधीश्वर हैं और सोनम किन्नर ने साल 2018 में नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा था। हालांकि भाजपा की बबीता जायसवाल से वो हार गई थी, लेकिन कोविड लहर के दौरान मेनका गांधी के संसदीय क्षेत्र सुल्तानपुर में ऑक्सीजन सप्लाई में सहयोग के तौर पर 50,000 का चेक जिला प्रशासन को सौंपा गया था और 3 महीने पहले सोनम ने 7 नेताओं के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई थी और सोनम के साथ साथ अलीगढ़ से बसपा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी रहे अजीत बालियान, यूपी के अकाली दल के प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरप्रीत सिंह बग्गा और संत कबीर नगर के वैभव चतुर्वेदी, देवरिया के अभय राज तिवारी और कांग्रेस के अजय शंकर दुबे ने भाजपा का दामन थामा था। और उत्तर प्रदेश में जीका वायरस का प्रकोप लगातार अब बढ़ता जा रहा है। बुधवार को प्रदेश भर में कुल 5 नए मामले सामने आए और इनमें से कानपुर के 3 नए संक्रमित के अलावा राजधानी लखनऊ में भी 2 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तेजी के साथ बढ़ रहे संक्रमण पर लगाम लगाने के तमाम आरएस फिलहाल नाकाफी नजर आ रहे हैं। बताते चले कि बुधवार को आए नए मामलों के बाद अब प्रदेश में जीका से कुल संक्रमितों की संख्या 140 पहुंच गई है। हालांकि रात की बात यह रही कि कानपुर में मरीज रिकवर भी हो रहे हैं। लखनऊ में जीका संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है और अभी तक यहां के संक्रमण के सोर्स की पुष्टि नहीं हो पाई है। बुधवार को 2 नए केस सामने आने से एक बार फिर से अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वही खबर मिलते ही आलमबाग के आजाद नगर और एलजीए कॉलोनी में निरीक्षण करने के लिए मेडिकल टीम भी पहुंच गई है। साथ ही मेडिकल टीम ने मरीजों के घर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण किया। इसके अलावा नगर निगम और मलेरिया निरीक्षकों से भी इलाकों में सोर्स रिडक्शन के अंतर्गत नगर मलेरिया इकाई की टीम द्वारा एंटी लार्वा का छिड़काव और नगर निगम की टीम द्वारा फॉगिंग का कार्य कराया गया। इसके अलावा मरीज के संपर्क में आए 9 करीबी व्यक्तियों के सैंपल लेकर भी लखनऊ भेज दिए गए हैं। तो वही दोनों संक्रमित मरीजों को होम आइसोलेशन में मच्छरदानी में रहने की हिदायत दी गई। फिलहाल प्रदेश में जीका के अंतर्गत लखनऊ में 5 और उन्नाव में 1 मरीज के अलावा अन्य सभी कानपुर के मरीज सामने आए हैं। लखनऊ में जीका से निपटने के लिए कंटेनमेंट जोन और 3 लेयर मैपिंग के साथ आज एंटीमोलॉजिकल टीम भी स्थलीय निरीक्षण करेगी। साथ ही इस दौरान राज्य स्तरीय एंटीमोलॉजिस्ट के अलावा मंडलीय अधिकारी और टीम भी साथ में रही। पूरे इलाके में गहनता के साथ निरीक्षण किया गया, जिसके बाद एंटी लार्वा स्प्रे पर रूटीन फोकस के अलावा संबंधित अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। हालांकि इस इलाके में अब तक मिले केस के अनुसार जीका के जो केस हैं और संक्रमण मरीज हैं जो मिले हैं, उनकी आशंका भी अब बढ़ गई है। और इन दिनों प्रयागराज के ब्लड बैंक ब्लड से भरे पड़े हैं। स्थिति यह है कि ब्लड बैंकों में ब्लड इतने ज्यादा आ गए हैं कि रखने तक की जगह नहीं बची। क्षमता से ज्यादा ब्लड आ जाने की वजह से अब प्रयागराज से प्रदेश के उन जिलों में ब्लड भेजा जा रहा है जहां पर ब्लड की कमी है। प्रयागराज के 4 ब्लड बैंक सभी में पर्याप्त मात्रा में ब्लड उपलब्ध है। जो भी ब्लड के लिए ब्लड बैंक पहुंच रहा है उसे बिना डोनेट किए ब्लड उपलब्ध कराया जा रहा है। रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए जो अनुरोध ब्लड बैंकों में आ रहे हैं, उन्हें ये कहकर मना करना पड़ रहा है कि अभी ब्लड जरूरत से ज्यादा है, इसलिए आने वाले दिनों में अगर आवश्यकता होगी तो संपर्क किया जाएगा। दरअसल जनपद में 5 ब्लड बैंक संचालित है। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल का ब्लड बैंक, तेज बहादुर स्वरूप अस्पताल का ब्लड बैंक और मोतीलाल नेहरू मंडलीय अस्पताल का ब्लड बैंक, ये तीनों ही सरकारी ब्लड बैंक हैं। और इसी तरह निजी क्षेत्र के 2 ब्लड बैंक हैं, जिसमें इलाहाबाद मेडिकल एसोसिएशन और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन का ब्लड बैंक और इलाहाबाद नर्सिंग होम एसोसिएशन का ब्लड बैंक है। ब्लड बैंकों में अधिक ब्लड स्टोर होने की वजह से जो प्रमुख कारण है वो बताया जा रहा है कि डेंगू मरीजों की संख्या में वृद्धि होना और उनमें प्लेटलेट की कमी होना। ऐसे में डेंगू मरीजों के शरीर में प्लेटलेट कम होने की वजह से स्वजन प्लेटलेट के लिए ब्लड बैंक पहुंच रहे हैं। वहां पर वो ब्लड देकर प्लेटलेट ले जाते हैं और ब्लड वहीं पर सुरक्षित रखा जाता है। यही कारण है कि इन दिनों प्लेटलेट की मांग ज्यादा है, इसीलिए ब्लड बैंकों में ब्लड ज्यादा आ गया है।
और कोविड संक्रमण भले ही नियंत्रण में हो, लेकिन जीका वायरस के सबसे ज्यादा मरीज कानपुर में सामने आ रहे हैं। ऐसा पहली बार होगा जब भारतीय और विदेशी क्रिकेटर शहर में मार्केट में खरीदारी नहीं कर पाएंगे। बताते चले कि मनपसंद खान पान के लिए भी खिलाड़ियों पर बंदिश रहेगी। साल 2016 में हुए 500वें टेस्ट मैच के दौरान शहर आए भारतीय और कीवी क्रिकेटरों को खूब खरीदारी करते देखा गया था। कई खिलाड़ी शहर के प्रमुख मंदिरों में दर्शन पूजन करने के लिए भी गए थे। आईपीएल के पिछले सीजन में बायो बबल शब्द चर्चा में आया था। कोविड रोकथाम के लिए बने नियमों को ही बायो बबल कहा जाता है और इसके दायरे में खिलाड़ी, कोच और उनका स्टाफ भी आता है। खिलाड़ियों के एयरपोर्ट पर उतरने के साथ ही बायो बबल सुरक्षा एक्टिव हो जाता है और बबल का उद्देश्य यह होता है कि खिलाड़ियों को किसी बाहरी व्यक्ति से संपर्क में न लाया जा सके। ऐसे में ताकि संक्रमण का खतरा भी कम हो जाता है। दोनों टीम के खिलाड़ियों के लिए होटल के एक सेफ कॉरिडोर भी बनाया गया था और ऐसे में खिलाड़ियों की बस सीधे उसी कॉरिडोर में आकर रुकेगी। खिलाड़ी यहां से सीधे अपने कमरों में जाएंगे। खिलाड़ियों के लिए डेडिकेटेड 2 लिफ्ट भी रखी गई हैं जिससे सिर्फ खिलाड़ी ही आ जा सकेंगे। खिलाड़ियों को उनके कमरों की चाबियां भी बस के अंदर ही दे दी जाएंगी। खिलाड़ियों के लिए 4 फ्लोर बुक हैं और उन फ्लोर पर सिर्फ डेडिकेटेड स्टाफ ही जा सकेगा। ये स्टाफ भी इन्हीं फ्लोर पर, इन 4 फ्लोर्स पर ही रहेगा। इस बार पुलिस वालों की सुरक्षा सिर्फ होटल के बाहर ही रहेगी और होटल के अंदर सिर्फ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स ही रहेंगे। ऐसे में यहाँ लोग भी इस समय होटल में ही क्वारंटीन हैं और खिलाड़ियों की सुरक्षा 30 डेडिकेटेड सुरक्षा गार्ड्स के हवाले रहेगी। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो कि कानपुर से है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच 25 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पहले टेस्ट के लिए तैयार कर दी गई है। मैच को दिलचस्प और रोमांचक बनाने के लिए ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार ने पिछले कई सालों में मेहनत की है, लेकिन पिछले 2 दिनों से बीसीसीआई ने पिच को अपने न्यूट्रल क्यूरेटर की देखरेख में तैयार करना शुरू कर दिया। इसके पीछे की वजह यह रही है कि विकेट से जुड़े कई विवाद बताए जा रहे हैं। इस बारे में ग्रीन पार्क के क्यूरेटर शिव कुमार ने कहा है कि इस बार का मैच काफी दिलचस्प होगा और रिजल्ट भी निकलेगा। ग्रीन पार्क के पिच क्यूरेटर शिव कुमार का कहना है कि ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए अनुकूल है। इससे बल्लेबाजों को ज्यादा मदद मिलेगी और पिच जानकारों की माने तो ग्रीन पार्क की पिच पर असमतल उछाल है। इसके निर्माण प्रक्रिया पर सवाल उठ सकते हैं। हालांकि बीते 2 महीनों से ग्रीन पार्क में टीमों के चयन के साथ ही कई अभ्यास मैच हुए हैं। इस दौरान मीडिया सेंटर ओर वाले छोर पर गेंद कमर की ऊंचाई से अधिक उठ नहीं पा रही है, जबकि पुराने पवेलियन छोर पर से गेंद सर के ऊपर से गुजर रही थी। यही नहीं बल्कि पिच पर 1 घंटे बाद ही धूल उड़ने लगती है। इस पिच में हो रहे परिवर्तन के बारे में अभ्यास मैच के दौरान एक चयनकर्ता ने भी अपनी शिकायत नोडल अधिकारी से कराई थी। इस दौरान इसके बावजूद अब क्यूरेटर के प्रभाव के आगे शिकायत को अनसुना कर दिया गया था। ग्रीन पार्क की पिच का जिन एक बार फिर से निकल सकता है और अब 4.5 साल पहले आईपीएल में जिस पिच क्यूरेटर पर सट्टेबाजी की नजर थी, आज भी यूपीसीए उस पर भरोसा जता रहा है। इसके बाद अब 2009 में श्रीलंका के ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन ने भी अपनी टीम के हार जाने के बाद कप्तान कुमार संगकारा के साथ संयुक्त रूप से आईसीसी की पिच के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया था। इसके बाद साल 2010 में घरेलू मैचों की रणजी ट्रॉफी स्पर्धा में यूपी और बंगाल में मैच 2 दिन में समाप्त हो गए थे। इस दौरान बंगाल के कप्तान सौरभ गांगुली ने बीसीसीआई से शिकायत भी की थी और पिच क्यूरेटर पर भी जमकर नाराजगी जताई थी। और लखनऊ में एसीजेएम यानी कि अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शांतनु त्यागी ने बुधवार को डांसर सपना चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दे दिया है। दरअसल मामला डांस का प्रोग्राम कैंसिल करने और टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं देने का है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी और 14 अक्टूबर 2018 को इस मामले की एफआईआर एसआई फिरोज खान ने थाना आशियाना में दर्ज कराई थी, जिसमें कार्यक्रम के आयोजक जुनैन अहमद, नवीन शर्मा और पहल इंस्टीट्यूट के इवाद अली, अमित पांडे और रत्नाकर उपाध्याय के साथ ही सपना चौधरी को भी नामजद किया गया था। 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन में दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक सपना समेत अन्य कलाकारों का प्रोग्राम था, जिसके लिए प्रति व्यक्ति 300 रुपए में ऑनलाइन और ऑफलाइन में टिकट बेचा गया।
इस प्रोग्राम को देखने के लिए हजारों टिकट धारक मौजूद थे, लेकिन रात 10 बजे तक सपना चौधरी वहां नहीं आई। इस पर दर्शकों ने हंगामा कर दिया और इसके बाद टिकट धारकों का पैसा भी वापस नहीं किया गया। 4 सितंबर को 2021 को अदालत ने इस मामले में सपना चौधरी की डिस्चार्ज अर्जी को भी खारिज कर दिया है। अब सपना समेत अन्य सभी आरोपियों पर आरोप विचन की कार्रवाई की जाएगी।